नमस्कार मित्रों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चेक एंड बैलेंस के बारे में। चेक एंड बैलेंस का आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए जैसे आप जब छोटे थे, आपको किसी स्कूल का मॉनिटर बना दिया जाता था। तो मॉनिटर बनने के बाद आपके पास अनलिमिटेड पावर आ जाती थी। जिसको मन उसको खड़ा कर देते थे, जिसको मन उसको बैठाल देते थे। अब समस्या ये आ गई कि जब एक मॉनिटर बन गया पूरी कक्षा में, तो जो आउट क्लास के बच्चे थे वो बेचारे उनमें से जिनको बैठाल देते थे उनका तो सही रहता था, जो नहीं बैठते थे वो परेशान होते थे। तब इसके लिए उन्होंने अपने क्लास टीचर से शिकायत करी कि ये जो मॉनिटर है ये सही नहीं है, इसको हटाया जाए। तो अब इसको जो मॉनिटर करने के लिए, जो सुपरवाइज करने के लिए एक बीच में बॉडी बनाई गई क्लास टीचर की, वो पूरी क्लास को मिलजुल के कैसे चलाए। तो यही जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये चेक एंड बैलेंस बताता है। इसी प्रकार से जब गवर्नमेंट कोई भी काम कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में करती है, एक आर्गन जब दूसरे आर्गन के एक्शन को लिमिट करता है, जैसे मान लो कोई लॉ मेकिंग बॉडी है, अगर लेजिस्लेचर कोई ऐसा कानून बना देती है जो आर्बिट्रेरी है या रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है, तो दूसरा आर्गन उसको तुरंत काउंटर अटैक करता है, मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है। जो पावर दिया गया है ताकि जो आर्गन है वो अपने दायरे में रहकर उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें, पावर का एक्सेस यूज ना करें, उसको अनलिमिटेड तरीके से यूज ना करें कि अब जैसे राष्ट्रपति के पास वीटो पावर है तो अनलिमिटेड वीटो पावर का यूज कर दे, या कहीं भी कोई उसको किसी भी फंडामेंटल राइट है तो अब ये नहीं कि सरकार ज़बरदस्ती जो है सिटीजन के राइट को दबा दे। अगर ऐसा करती है तो उसके लिए जो हमारी जुडिशरी है वो चेक एंड बैलेंस करती है। जैसे फंडामेंटल राइट में ऐसा नहीं है कि हमको कितना बोलना है, हमको कितनी हमारे दायरे में बोलना है, कितनी लिमिट है उसका ध्यान रखना है। कहीं कितना जो है एजुकेशन में कहाँ गलत हो रहा है, माइनॉरिटी के कौन से राइट हैं, वुमेन्स के कौन राइट हैं, ये सब चेक एंड बैलेंस का काम है। जिससे एग्जीक्यूटिव जो है वो आर्बिट्रेरी तरीके से न पेश आए। जैसे ह्यूमन राइट के मामले हैं, कस्टोडियल टार्चर के मामले हैं, या थर्ड डिग्री टार्चर के मामले हैं, या और भी जो स्टेट के आर्बिट्रेरी एक्शन है, या जैसे डिग्निफाइड लाइफ है, या जानबूझकर किसी का पासवर्ड जब्त कर लेना है, इलीगल आर्डर पास कर देना है, इलीगल एक्टिविटी करानी है। तो ये सब चीज़ें जो हैं इसको सुचारू रूप से कैसे चेक और बैलेंस करा जाए, जिससे जो सिस्टम है वो प्रॉपर रूप से काम करता रहे, कोई एक सिस्टम जो है वो दूसरे सिस्टम पे हावी ना हो और सोशल ऑर्डर और रूल ऑफ लॉ मेंटेन होता रहे। तो इसी के बेसिस पे ये पूरा चेक एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट काम करता है। इसका उद्देश्य यही होता है कि पावर को जो है वो कंसंट्रेट करके रोकना, पावर को कंसंट्रेट करके रोकना, जिससे पावर, जैसे एक आदमी के पास अगर पूरी पावर चली जाएगी तो समस्या हो जाएगी। इसलिए पावर का विभाजन होना बहुत ज़रूरी है, जिससे डिक्टेटरशिप और ये जो राजा प्रथा वाला सिस्टम होता है या टायरनी होती है, क्रूरता होती है, उससे बचा जा सकता है। क्योंकि जब चेक और बैलेंस होगा तो जैसे ही एक आर्गन कोई ज़्यादा अनावश्यक जो है फंडामेंटल राइट के विरुद्ध काम करेगा, या जानबूझ के रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन करेगा, या जनता की आवाज़ दबाएगा, या रूल ऑफ लॉ के विरुद्ध काम करेगा, तो स्वाभाविक सी बात है दूसरा जो आर्गन है वो तुरंत काउंटर अटैक करेगा, उस पर इंटरवेन करेगा, उस पर हस्तक्षेप करेगा। जब इस प्रकार से चीज़ें घटित होंगी तो स्वाभाविक सी बात है सब अपने दायरे में रह के काम करेंगे, जिससे जनता को पीस मिलेगी, हारमनी मिलेगी, उनके जस्टिस को प्रोटेक्ट किया जाएगा, इक्वालिटी समाज में दिखेगी, फ्रीडम मिलेगी लोगों को, लोगों की जो है डेमोक्रेसी के प्रति जो है एक अटूट श्रद्धा पैदा होगी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि अगर तुम्हारा ये दायरा है तो तुम इसी दायरे पे काम कर सकते हो, कोई अधिकारी आर्बिट्रेरी तरीके से काम नहीं करेगा। जो हमारी एग्जीक्यूटिव है वो प्रॉपर तरीके से पॉलिसी मेकिंग करेगी, जवाबदेही होगी एक आर्गन की दूसरे आर्गन के प्रति, जिससे डेमोक्रेसी सस्टेनेबली तौर पे डेवलप होगी और पब्लिक का ट्रस्ट जो है डेमोक्रेसी में बढ़ेगा। तो यही सब चीज़ें हैं जो चेक एंड बैलेंस का काम करती हैं। जैसे लेजिस्लेचर कोई भी ऐसा एक्ट बना देता है जो अनजस्ट है, आर्बिट्रेरी है, तुरंत जो है उसको जुडिशरी
काउंटर अटैक कर देगा, हटा बाहर करेगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देगा। जैसे अगर टार्चर के मामले हैं तो नीलावती बहेरा का केस आपने देखा है, मेडिकल नेग्लिजेंस के ऊपर आपने परमानेंट कटारा का केस देखा है, अगर मिसयूज करते हैं इमरजेंसी में तो आपने सार्वभौमनई का केस देखा है, इमरजेंसी में इंदिरा गांधी राजनारायण का केस देखा है। तो ये सब चीज़ें हैं कि अगर कोई भी आर्गन है जो किसी भी अनलिमिटेड पावर का यूज करता है या कानून के दायरे में या कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट को क्रॉस करता है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल की वैल्यू हैं जिसमें लिबर्टी है, जस्टिस है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जो हमारे इंटीग्रिटी है, सोरेनिटी है, इन सारी चीज़ों के लिए जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू अगर उनके लिए खतरा है तो उसको स्वाभाविक सी बात है हम हटा बाहर करेंगे या जुडिशरी उसमें दखल देगी। जैसे इन्वायरमेंट के मामले हैं, इन्वायरमेंट में अगर कहीं इलीगल माइनिंग हो रही है, रिसोर्स का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो उसके लिए जुडिशरी उसको देखेगी कि वो किस हद तक सही है। जैसे अभी अरावली के मामले हुए, अभी जैसे इलीगल जैसे पेपर वाले मामले हुए, अभी नीट के मामले चले, तो ये सब आर्बिट्रेरी तरीके से अगर हो रहा है, इसमें कौन इन्वॉल्व है, इसके लिए कौन से जो है प्रॉपर लॉ बनाए जाएँ, कौन सी कमेटी फॉर्म करी जाए। तो ये जो चेक एंड बैलेंस का एक खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, जिस नायाब कॉन्सेप्ट के जरिए हमारा भारत जो है वो पूरी तरीके से अपने को सिक्योर करे है, बैलेंस बना हुआ है, सोशल ऑर्डर मेंटेन है, पीस है, हारमनी है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन समाज में बना हुआ है, चीज़ें जो है उथल पुथल नहीं हो रही हैं। एक प्रकार से ढांचा जो हमारा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन है, जिसमें रूल ऑफ लॉ है, फेडरलिज्म है, इंटीग्रेटेड ऑफ जुडिशरी है, ये सब चीज़ें चली आ रही हैं, डेमोक्रेसी है, ये सब चीज़ें जो है प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही हैं, जिससे जो हमारा मूलभूत ढांचा है वो ढह नहीं रहा है और जो हमारी डेमोक्रेसी है वो खूबसूरती के साथ आगे बढ़ रही है। जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट के पास वापस बिल भेजा जा सकता है, 111 में दिया है। पार्लियामेंट जो है वो जज जो है जानबूझ के मिसबिहेव करता है या कोई और एक्ट करता है जिससे जो है देश की इंटीग्रिटी के लिए या हमारी जस्टिस सिस्टम के लिए खतरा है, तो पार्लियामेंट उसको 124(4) आर्टिकल के तहत हटा सकती है अगर 2/3 मेजोरिटी पास हो जाती है। जुडिशरी कोई भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे सकती है, जैसे गोलकनाथ का केस है, बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन है, केशव नंदा भारती का केस है, सार्वभौमनई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, 356 में इमरजेंसी में मिसयूज किया गया, इंदिरा गांधी राजनारायण के केस में जब रूल ऑफ लॉ और इलेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया, नीलावती बहेरा का केस है जहां कस्टोडियल टार्चर के बारे में बात की गई, DK बसु वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस है जहां अरेस्ट के ऊपर गाइडलाइंस आई, जिससे जो है हमारी फंडामेंटल राइट और जो हमारे पब्लिक राइट है उनके बीच में, या जो हमारी पब्लिक ऑफिसेज हैं, इंडिविजुअल की लिबर्टी है, फ्रीडम है, उसके बीच में एक बैलेंस बना रहा है, जिससे सोसाइटी प्रॉपर तरीके से इंडिपेंडेंटली जो हमारे आर्गन्स हैं वो काम करते रहें, चाहे वो हमारा कंप्ट्रोलर, ऑडिटर जनरल हो, इलेक्शन कमीशन का ऑफिस हो, फाइनेंस कमीशन के बारे में हो, जिससे एग्जीक्यूटिव को समय समय पर कंट्रोल किया जा सके और प्रॉपर गाइडलाइंस और दायरे के साथ काम किया जा सके। जैसे अब USA में है तो वहाँ प्रेसिडेंट के पास बिल को वेटो पावर की शक्ति होती है, कांग्रेस अगर 2/3 मेजोरिटी से वेटो ओवरराइड कर सकता है, सीनेट का जज को इम्पीच किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देती, तो वहाँ भी जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है। ये जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट सबसे पहले US के केस मैरिसन वर्सेज मेडिसन के नाम से ये केस काफ़ी फेमस है, जिसमें सबसे पहले जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात की गई थी। अब टाइप क्या है चेक एंड बैलेंस के? इंस्टीट्यूशनल लेवल पे जब चेक एंड बैलेंस कॉन्स्टिट्यूशन की बॉडी एक दूसरे को चेक करती हैं, जैसे CAG सही से काम कर रही है, इलेक्शन कमीशन सही से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रही है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल सही से वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, और भी जो संस्थाएं वो प्रॉपर तरीके से अपनी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के साथ वर्क कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, तो ये सब इंस्टीट्यूशनल चेक के अंतर्गत आते हैं। लीगल चेक में कानूनी तौर पे चीज़ें हो रही हैं, अरेस्ट कानूनी तौर पे हो रहा है, प्रोसीजर का सही प्रकार से पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, जो आर्डर दिए गए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो ये लीगल चेक के अंतर्गत आ गया। पॉलिटिकल चेक में कहीं इलेक्शन में तो कहीं लफड़ा नहीं हो रहा है, पब्लिक ओपिनियन का सही प्रकार से यूज हो रहा है कि
नहीं हो रहा है, जो धरने दे रहे हैं उनका जो लीगल राइट है वो उसको कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मीडिया जो है वो उसको आज़ादी मिल रही है, कहीं उसकी राइट को या उसके जो पब्लिकेशन के राइट है उसको कर्टेल तो नहीं किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें मोरल और इथिकल चेक में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के जो प्रिंसिपल हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, सोवरेंटी, इंटीग्रिटी, फ्रीडम, उनका ध्यान दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, प्रॉपर तरीके से सिविक सेंस का यूज किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, जिससे हम फंक्शन यही है कि पावर को लिमिट करता है, इंडिविजुअल राइट को हम प्रोटेक्ट करते हैं, बैलेंस बनाते हैं हर आर्गन के बीच में, जिससे हम चेक बैलेंस कर सकें। अगर कहीं मिसयूज होता है तो हम उसको पकड़ते हैं, उसको दूर करते हैं, जिससे पब्लिक का फेथ बढ़ता है गवर्नमेंट में, पार्टिसिपेशन बढ़ती है, लोगों का डेमोक्रेसी पे एक प्रकार से हम कह सकते हैं फेथ बढ़ता है। तो ये सब चीज़ें आती हैं जिससे डेमोक्रेसी इफेक्टिव बनती है, रूल ऑफ लॉ बेहतर चलता है, सोशल चेंज आता है समाज में। तो ये सब चीज़ें वर्क करती हैं। चैलेंज यही है कि पॉलिटिकल मेजॉरिटी का मिसयूज बहुत ज़्यादा होता है। पॉलिटिकल मेजॉरिटी में जो सरकार पावर में होती है वो कोई भी कभी कभी आर्बिट्रेरी कानून बना देती है, इंस्टीट्यूशन को वीक कर देती है, कहीं मुद्दे जो होते हैं उनसे भटका के कोई दूसरे मुद्दे, जैसे राम इशू का मुद्दा, चंदा चोरी का मुद्दा, इस प्रकार की चीज़ें, या कोई जैसे नीट इशू अभी चला आ रहा है जिससे जस्टिस में डिले होता है और पब्लिक धीरे धीरे जो मुद्दे होते हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है। हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो चंदा में हो गया या डोनेशन के नाम पे हो गया, पार्टी को मजबूत करने के उसमें हो गया, इनमें जाने लगता है और जवाबदेही जो होती है वो कम हो जाती है, जिससे करप्शन, 2G स्कैम, CG ब्लॉक स्कैम, फलाना स्कैम, चारा घोटाला, ये सब चीज़ें समस्याएं होने लगती हैं। इसीलिए चेक बैलेंस ज़रूरी है, ताकि जैसे ही कोई आर्गन ज़्यादा वो करने लगे, ज़्यादा अपनी दायरे से बाहर काम करने लगे, उसको तुरंत रोको। पॉजिटिव इम्पैक्ट यही है कि अगर सब चीज़ें सही चलेंगी तो डेमोक्रेसी बेहतर रहेगी, लोगों के राइट प्रोटेक्ट रहेंगे, फंडामेंटल राइट के उनकी वॉइस को आज़ादी मिलेगी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी आएगी, एक डिक्टेटरशिप ख़त्म हो जाएगी, रूल ऑफ लॉ बेहतर तरीके से काम करेगा, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट किया जा सकेगा, जनता की जो वॉइस है वो पावरफुल होगी, जनता जो है वो सोशल चेंज ला पाएगी। लेकिन अगर निगेटिव इम्पैक्ट हुआ तो ये तो एक तानाशाही आ जाएगी, कैपिटलिज्म हावी हो जाएगा, करप्शन हावी हो जाएगा, लोगों के राइट को वायलेट किया जाएगा, पीपल का ट्रस्ट धीरे धीरे डेमोक्रेसी में ख़त्म हो जाएगा। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट में जो हमारी संस्थाएं हैं वो मजबूत होंगी, रूल ऑफ लॉ होगा, हम धीरे धीरे डेवलप नेशन की तरफ बढ़ेंगे। बहुत सारे महान विचारक हुए हैं, जिसमें से मॉन्टेस्क्यू 1748 में आया, जिन्होंने कहा कि अगर पावर शुड बी अ चेक टू द पावर, पावर को अगर चेक करना है तो पावर के लिए पावर होना बहुत ज़रूरी है, और ये तभी किया जा सकता है जब लॉ के स्पिरिट को ध्यान में रखा जा सके। जेम्स मैडिसन ने 1787 में कहा था, इफ़ मेन वर एंजल नो गवर्नमेंट वुड बी नेसेसरी, अगर जो आदमी है वो फरिश्ता बन जाए तो कोई गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर आदमी जो है वो डेविल बन जाएगा तो फिर बहुत सारी समस्याएं होंगी, क्योंकि वो डिक्टेटरशिप लाएगा, अपने हिसाब से कानून बनाएगा, लोगों की बातों का ध्यान नहीं रखेगा, जिससे डेमोक्रेसी मरेगी, जिससे जो फंडामेंटल राइट हैं उनको आर्बिट्रेरी तरीके से पेश आएगा, जिससे क्योस आएगा, जो है लॉलेसनेस आएगी सोसाइटी में, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन होगा, समाज में उथल पुथल होगी, ये सब चीज़ें समस्याएं क्रिएट होंगी, जिसकी वजह से जो है हमारी डेमोक्रेसी, जो हमारे रूल्स हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू हैं, उनको धक्का लगेगा। तो एवी डाइसी ने 1885 में कहा था, नो पर्सन इज एबव द लॉ, कि कोई भी आदमी हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कोई भी मार्जिनल माइनॉरिटी से हो या मेजॉरिटी से हो, कोई भी गवर्नमेंट से जो है पर्सन उससे नीचे ही रहेगा। कोई भी आदमी जो है लॉ के ऊपर नहीं जा सकता। इसका कहने का मतलब है कि लॉ सुप्रीम है, देश जो है कानून से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा। आर्बिट्रेरीनेस और एक्सेसिव पावर का यूज करते हुए या लॉलेसनेस सोसाइटी नहीं चलेगी। तो उनकी ये बात जो है आज भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि जैसे कोई भी देश है तो उसके जो रूल ऑफ लॉ बना हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के मैकेनिज्म है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल है, उन्हीं से वो गवर्न होगा। B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बहुत ज़रूरी है, ये सिर्फ एक
प्राकृतिक भावना नहीं है। ये इसको हर जगह कल्टीवेट होना चाहिए, हर जगह लागू होना चाहिए, तभी जो है देश का उद्धार होगा। जैसे वो फिल्म आई थी कि एक ही रास्ता है सच का रास्ता, जो तू चलेगा तो पाएगा। तो वही है कि अगर सच के साथ चलना है तो रूल ऑफ लॉ का फॉलो करना है, डेमोक्रेसी को फॉलो करना है, बेहतर सिस्टम बनाने, बेहतर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट देना है, और लोगों के जो फंडामेंटल राइट हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, उनको फ्रीडम देना है, लोगों की वॉइस को सुनना है। तभी जो है वो देश एक प्रकार से तरीके से बेहतर काम करेगा। और जो इंस्टीट्यूशन है उनको अनलिमिटेड पावर नहीं देना है, उनके पावर को कर्टेल करना है, समय समय पर हस्तक्षेप करना है, उनकी जवाबदेही तय करनी है, जिससे हम जो है एक बेहतर चेक एंड बैलेंस बना पाएंगे। चेक बैलेंस हमें यही सिखाता है कि पावर का सही यूज सच के रास्ते ही किया जा सकता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आएगा। अगर पसंद आए, इसीलिए कहा गया है, लॉर्ड एक्सन ने कहा था कि पावर टेंड टू बी करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। पावर जो है वो कहीं ना कहीं आदमी को करप्ट कर देता है, लेकिन एब्सोल्यूट अगर पावर आ जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है वो करप्ट कर देगा एब्सोल्यूटली। क्योंकि जब तुम ही राजा हो, तुम ही प्रजा हो, तुम ही को सब देखना है, तो कुछ दिन बाद तुम अपने आप को आर्बिट्रेरी तरीके से पेश आने लगोगे, तानाशाही आ जाएगी, डिक्टेटरशिप पैदा हो जाएगी, जिससे वो स्वाभाविक सी बात है जब एक आदमी के पास सारी सत्ता आ जाती तो धीरे धीरे वो एब्सोल्युटली करप्ट हो जाता है, वो करप्शन उसके अंदर दिखने लगती है। अगर किसी को अगर चेक करना है किसी भी इंडिविजुअल को, तो उसको एक बार पावर दे के देखो, उससे पता लग जाएगा कि वो आदमी कितना सच्चा है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो चेक एंड बैलेंस के अंतर्गत आती हैं। और चेक एंड बैलेंस का बेहतर काम जुडिशरी करती है, क्योंकि जुडिशरी जो है हमारे फंडामेंटल राइट को और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है, जो हमको प्रोटेक्ट करती है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आएगा, और पसंद आए तो चैनल से जुड़े रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। तो फिर मुलाकात होगी कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबाद जी को इजाज़त दें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।